राष्ट्रीय आय को मापने की विधियां पढ़ेंगे। अपन ने पहली 2 विधि कल पढ़ ली थी और आज अपन उसके आगे की विधि को कंटिन्यू करेंगे। आइए, अपन ने उत्पादन विधि और आय विधि को पढ़ लिया था। अब तीसरी जो विधि है वो है आपकी व्यय सगणना विधि। कौन सी? व्यय सगणना रीति। तो देखिए क्या कहती है, इस रीति के अनुसार देश के विभिन्न वर्गों द्वारा अन्य मदों पर जो वार्षिक व्यय किया जाता है उसे हम व्यय सगणना रीति कहते हैं। व्यय की कुल राशि में बचतों को भी जोड़ दिया जाता है, तो बचतों को भी जोड़ दिया जाता है, इस कारण इसे हम उपभोग बचत रीति के नाम से भी जानते हैं। देखिए इसमें क्या बताया गया है कि देश के विभिन्न वर्गों के द्वारा, जो हमारा भारत देश है इसमें जो विभिन्न वर्ग हैं उन वर्गों के द्वारा जो वर्ष भर में हम विभिन्न मदों पर, विभिन्न आइटम्स पर, मद मतलब आइटम्स, जो भी कुछ भी चीजें अपन वर्ष भर में किसी भी तरीके की कोई चीज खर्च करते हैं, तो हम वर्ष भर में जितनी भी मदों हैं, जितने भी आइटम्स पर जो वर्ष भर में हम जितना व्यय या खर्चा करते हैं उस संपूर्ण व्यय का जो जोड़ है उसे हम व्यय सगणना रीति के नाम से जानते हैं। और इसमें हम जो वर्ष भर में कुल राशि, जो हमारी बचत की जो राशि होती है वर्ष भर के अंतर्गत, उन राशि को भी इसमें हम इसको ऐड करते हैं। तो इसके आधार पर ये जो रीति है व्यय सगणना रीति कहलाती है। और बचत की राशि को भी हम इसमें शामिल करते हैं, इस कारण इसे हम उपभोग बचत रीति के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? दूसरे उपभोग बचत रीति के नाम से भी इसको हम जानते हैं। आइए, अब इसको मापने में भी कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वह कठिनाइयां कौन कौन सी उसे अपन देखते हैं। तो पहली जो कठिनाई है वह है आपकी संपूर्ण जनसंख्या की उपभोग व्यय ज्ञात करना कठिन है। देखिए ये एक बहुत ही कठिन कार्य है कि हम पूरे भारतवर्ष की जनसंख्या के संपूर्ण व्यय की गणना कर सके। अब किस व्यक्ति ने कितना व्यय किया है, किसने कितना नहीं किया है, इस सब की गणना करना एक बहुत ही विशाल और एक कठिन कार्य है। इस कारण भी हम इसको मापने में हमें कठिनाई का सामना करना पड़ता है। दूसरा है बचत विधियों को ज्ञात करना सरल नहीं है। देखिए जो बचत विधियों का एक वर्ष में आपने कितनी बचत की है, कितनी आपने निवेश किया है, इस सब को मापना बहुत ही कठिन है, क्योंकि इसके ठीक ठीक आंकड़े होंगे तभी हम इसका सही कैलकुलेशन कर पाएंगे। अगर ठीक ठीक आंकड़े नहीं होंगे तो हम इसकी कैलकुलेशन सही से नहीं कर पाएंगे। तीसरा, पिछड़े क्षेत्रों में सूचना प्राप्त करना कठिन। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो पिछड़े क्षेत्र है, आज भी अपने भारत एक विकासशील अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जी रहा है और आज भी हमारे देश में आधे से ज्यादा जनसंख्या अशिक्षित है, पिछड़ापन है हमारे देश में। अभी तक जितना डेवलप अदर कंट्रीज है उतनी हमारी कंट्री अभी भी डेवलप नहीं हुई। तो पिछड़ेपन के कारण जो अशिक्षित व्यक्ति हैं वो अपनी जो सही जो सूचना होती है वो कभी भी सही नहीं देते हैं, क्योंकि उनको ये डर रहता है कि कहीं हम पे कोई टैक्स ना लग जाए या किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम उनको फेस ना करनी पड़ जाए। तो इस कारण वो अपने सही आंकड़े कभी भी नहीं बताते। अशिक्षा के कारण उन्हें ये नहीं पता होता है कि हमने कितना खर्चा किया है, कितना उत्पादन किया है, कितना हमने आय हमारी है। तो इस आधार पर जब वो हमें सही आंकड़ों की प्राप्ति नहीं होती तो हमारी कैलकुलेशन भी बिल्कुल गलत हो जाती है। तो इस कारण भी हमें इस कठिनाई का भी सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट है ये खर्चीली पद्धति। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें बहुत लंबा प्रोसेस है कि जब अपन संपूर्ण जनसंख्या की बात कर रहे हैं तो संपूर्ण जनसंख्या से क्या मतलब है कि हम संपूर्ण देश की जब बात करते हुए चलते हैं तो एक व्यक्ति का हमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। तो उसको ज्ञात करने के लिए उसके पास हमें जाना पड़ेगा और इस सब प्रोसेस में हमारे बहुत ही समय और धन दोनों ही बर्बाद होगा। इस कारण ये पद्धति जो है बहुत खर्चीली है। ये कठिनाई भी हमें इसके अंतर्गत फेस करनी पड़ती है। तो देखिए जो आपकी उत्पादन विधि थी, आय विधि थी और व्यय विधि थी, ये 3 विधियां तो इसकी प्रमुख विधियों में से गिनी जाती हैं। किसके? राष्ट्रीय आय को मापने की सगणना रीति में ये प्रमुख रीतियां गिनी जाती है। इसके अलावा भी कुछ अन्य रीतियां उसे भी अपन पढ़ लेते हैं। देखिए 4th है सामाजिक लेखा रीति। कौन सी? सामाजिक लेखा रीति। इस रीति के अनुसार जनसंख्या को उनकी आय के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांट दिया जाता है और फिर विभिन्न वर्गों में उनकी आय के आधार पर उनको बांट दिया जाता है और फिर उनकी आय में से कुछ औसत निकालकर
उनकी संपूर्ण आय को ज्ञात कर लिया जाता है। तो इस प्रकार इसमें क्या है कि अपन विभिन्न आय वर्ग के लोगों को विभिन्न वर्गों में बांट देते हैं। जो अपने देश की जनसंख्या उनको आय के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांट दिया जाता है और फिर जो विभिन्न वर्गों में एक समान आय वालों में से कुछ औसत ले लिए जाते हैं, उसके आधार पर राष्ट्रीय आय को ज्ञात कर लेते हैं। उसी के आधार पर हम राष्ट्रीय आय को ज्ञात कर लेते हैं। इसमें भी वही कठिनाई आती है जो आय विधि के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है आपकी व्यवसाय सगणना रीति। कौन सी? आपकी व्यवसाय सगणना रीति। तो इसमें क्या है, इसमें देश के उत्पादक वर्ग के आधार पर जैसे कृषक है, व्यापारी है, उत्पादक है, नौकरी पेशा लोगों की व्यवसाय के आधार पर आय ज्ञात की जाती है। देखिए इसमें क्या है, जो देश का उत्पादक वर्ग है, उत्पादक मतलब क्या है, जो हमारे देश को उत्पादन करके या कुछ उत्पादकता दे रहे हैं। तो इस वर्ग में कौन कौन से आते हैं, जैसे अपना कृषक वर्ग है, औद्योगिक वर्ग है, शिक्षा वर्ग है, नौकरी पेशा वर्ग है। तो ये सारे वर्ग जो है ये उत्पादक वर्ग है, ये हमारे देश को कुछ ना कुछ प्रदान कर रहे हैं, कुछ ना कुछ उत्पादकता करके दे रहे हैं। तो इस आधार पर जो इनकी आय का इन सब की जो आय होती है उसके आधार पर हम इन लोगों के व्यवसाय के आधार पर हम जो आय ज्ञात करते हैं, इससे भी हम राष्ट्रीय आय को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट, उत्पादन सगणना मिश्रित रीति। इस रीति में व्यवसायों की गणना उत्पादन के आधार पर और सरकारी नौकरी वालों की गणना आय के आधार पर की जाती है। देखिए जैसे कि आपको बता दूं, मिश्रित रीति, मिश्रित मतलब किसी दो चीजों का इसमें मिश्रण है। तो इसमें किसका मिश्रण है, एक तो है आपके व्यवसायियों का, जो व्यापारी वर्ग है उनकी गणना हम किसके आधार पर करते हैं, उत्पादन के आधार पर। क्योंकि किस आधार पर, उत्पादन के आधार पर, कि जितना उन्होंने वर्ष में उत्पादन किया है ना। व्यवसाय की गणना जितना वो उत्पादन करेंगे उतना ही उनको अधिक मुनाफा होगा। किसको, व्यवसायियों को। तो इनकी गणना तो हम उत्पादन के आधार पर करते हैं। और दूसरी तरफ सरकारी पे जो नौकर है, नौकरी पेशा जो लोग हैं, गवर्नमेंट जॉब वाले हैं, उनकी गणना हम उनकी इनकम के आधार पर करते हैं। तो इसमें हम आपके व्यवसायिक वर्ग और सरकारी वर्ग दोनों ही वर्गों की आय का आकलन करते हैं और उसके आधार पर हम राष्ट्रीय आय को प्राप्त करते हैं। अब बात ये आती है कि इतनी जितनी भी हमने ये रीतियां पढ़ी हैं, इनमें से सर्वश्रेष्ठ रीति कौन सी है, हम किस रीति को अपनाएं, किस रीति को नहीं अपनाएं। तो इन सारी चीजों को देखने के लिए हम इसके निष्कर्ष की तरफ चलते हैं। देखिए देखा जाए निष्कर्ष क्या कहता है, यहाँ पे सारी रीतियों में से उत्पादन रीति को सर्वोत्तम माना जाता है। अगर हम सारी रीतियों का अगर आकलन करें तो हम ये देखेंगे कि संपूर्ण कोई सी भी नहीं है, सब में कुछ ना कुछ कमियां हैं, कुछ ना कुछ कठिनाइयां हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हमें फेस करनी है। तो संपूर्ण रीति की तरफ देखा जाए तो संपूर्ण अभी तक कोई भी रीति नहीं है, इनमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम अपन को फेस करनी ही पड़ती है। तो इस आधार पर फिर भी सारी रीतियों को जब हम आकलन करते हैं तो उसमें जो सर्वोत्तम रीति है उसमें से हम उत्पादन रीति को सर्वोत्तम मानते हैं, क्योंकि हम वर्ष भर में जितना उत्पादन हुआ उसे आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि उसके डाटा हर सरकारी ऑफिसों में होते हैं। तो इस आधार पर हम उत्पादन को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। पर वर्ष भर में किसने कितना व्यय किया है, कितनी आय प्राप्त की है, इसकी गणना हमें सही तरीके से प्राप्त नहीं हो पाती। तो राष्ट्रीय आय को ज्ञात करने का जो सर्वोत्तम तरीका है वो आपकी उत्पादन रीति है। बाकी का अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।